नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्लास 9वीं एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक समकालीन भारत, जिसे भूगोल की पाठ्य पुस्तक के रूप में जाना जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को जो स्टूडेंट 9th क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी देख सकते हैं, और जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपने एनसीईआरटी पुस्तकों को मजबूत करना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज अपनी जो फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट इकाई है या फर्स्ट अध्याय है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट अध्याय का नाम है भारत, आकार और स्थिति। इसमें मैंने पहले से ही अपने को जो चीज़ें पढ़नी है उनको अंडरलाइन कर रखा है, तो अपने पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे। भारत एक विशाल देश है और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और मुख्य अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट और से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को दो भागों में बांटती है। देख लीजिए इस मैप के अंदर। भारत एक विशाल देश है और एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, और इसने बताया उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। जैसे आपने 6 और 7th क्लास में पढ़ रखा होगा कि 0 डिग्री देशांतर, यानी ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये ग्लोब को दो भागों में बांटती है। उत्तर की तरफ तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत की स्थिति यहाँ पे है, ये भारत है। तो यहाँ पे ये भारत की स्थिति होने के कारण कौन सी दिशा में आ गया? उत्तरी दिशा में आ गया, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थिति होगी। और मुख्य भाग यानी भारत का ये जो पश्चिमी किनारा है, यानी ये जो है ये है पश्चिमी किनारा, ये है पूर्वी किनारा, और ये है दक्षिणी, और ये है उत्तरी। इनकी बात कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना मुख्य अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सा विस्तार है? 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? वह रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम खींची जाती हो, या फिर वह रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हो। जैसे ये भूमध्य रेखा है, ठीक है ना, इसके समांतर खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती है। जैसे ये सारी अक्षांश रेखाएं, ये जो आपको दिख रही है ना मैप के ऊपर, जैसे ये रेखा है, ये है, ये है, ये जो आड़ी रेखा है या लेटी हुई जो रेखाएं या फिर क्षैतिज जो रेखाएं हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यहाँ तक बात के लिए फिर बात करते हैं दक्षिणी अक्षांश की, या फिर देशांतर की बात करते हैं। ठीक है ना, देशांतर की बात करते हैं। तो देशांतर क्या होती है? ग्लोब पर दर्शाई गई लंबवत रेखाएं जो होती है उसे देशांतर रेखाएं कैसे, जैसे ये जो है ना, ये देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये सारी देशांतर रेखाएं कहलाती है। ये सारी देशांतर रेखाएं हैं, इन्हें देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोब, जैसे माना कि ये एक ग्लोब का चित्र ही है, ठीक है ना, इस ग्लोब के ऊपर जो लेटी हुई जो रेखाएं हैं वो तो अपन ने पढ़ा अभी कि वो लेटी हुई रेखाएं वो सभी क्या है? अक्षांश है। और जो लंबवत अर्थात खड़ी रेखाएं हैं वो सभी देशांतर है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? यहाँ से यानी 68 डिग्री, कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का देशांतरीय विस्तार है। और भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है जो भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक है ना, जैसे भूमध्य रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती है, उसी प्रकार भारत को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश
रेखा, क्योंकि ये आडी बांट रही है तो अक्षांश रेखा ही होगी, देशांतर तो होगी नहीं, ठीक है ना। फिर अपन आगे देखते हैं। यहाँ देखो, दो भागों में बांटती है और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी है। देखो, ये दो भागों में बांट दी और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये अपने यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो अपने को याद रखना है, पूर्व में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी है। फिर इसने ये बताया है कि पश्चिम के अंदर क्या है, ये रहा, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह तथा अरब सागर स्थित है। यहाँ पे बात करें दक्षिण पश्चिम में, यहाँ पे क्या है, अरब सागर और यहाँ लक्षद्वीप समूह। तो पूर्व में क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और पश्चिम में क्या हो गया, लक्षद्वीप समूह और अरब सागर। ठीक है, तो आप अपनी पुस्तक के अंदर ये मैप बना सकते हो, आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर मैप बना करके सबसे पहले इस तरीके का कच्चा चित्र बना लीजिए। अगर आपके पास मैप उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बनाओगे तो आपके क्या होगा कि दिमाग में सेट रहेगा कि कौन से देश की स्थिति कहाँ पर है और कौन सा महासागर है और कौन सा ये क्या बोलते हैं इनको, महाद्वीप। ये सारे महाद्वीप है, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये महाद्वीप हो गए। फिर महासागर हो गए, ठीक है ना, जैसे ये अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है ना, और ऊपर आर्कटिक आ गया, या आर्कटिक हो गया और ऊपर अंटार्कटिक हो गया, ठीक है। जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सारे महासागर आ गए। तो इस तरीके से बना करके और फिर भारत की स्थिति के बारे में भी लिख लीजिए, ऐसे लाइनें खींच के कि उत्तरी अक्षांश कहाँ पे है, पूर्वी देशांतर कहाँ है, कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, और इधर पूर्व के अंदर बंगाल की खाड़ी और कहाँ पे अरब सागर है। ऐसे लिखोगे तो आपको याद रहेगा और लॉन्ग टाइम आपके ये काम आएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जो सन 2004 में सुनामी की लहरों के कारण जलमग्न हो गया। देखो बच्चों, ये यहाँ से मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। भारत का दक्षिणी बिंदु किसकी बात कर रहा है, भारत के दक्षिणी बिंदु की बात कर रहा है कि भारत का दक्षिणी बिंदु यहाँ पे था जिसका नाम था इंदिरा पोल। क्या नाम था, इंदिरा पोल, अर्थात इंदिरा बिंदु, जो 2004 में सुनामी आई, इसके कारण समुद्र में जलमग्न हो गया, अर्थात जल में कहीं गुम गया। यहाँ तक सारी बातें के लिए रिवीजन करवाएंगे आपको लास्ट के अंदर, ठीक है। सारी चीज़ें मेरे साथ जुड़े रहें, गारंटी है आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ये वीडियो, वो आपकी एक यूनिट कंप्लीट दिमाग में सेट रहेगी, ठीक है। आगे देखो, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख है, मतलब इसके पीछे शब्द क्या लगा है, वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो भारत का क्षेत्रफल है, ये वाला, यानी यहाँ से लेके पूरा वर्ग किलोमीटर कब आता है, चारों ओर का जो क्षेत्रफल होता है उसे कहा जाता है वर्ग किलोमीटर। आपको पूछ लेगी ये जो भारत का क्षेत्रफल है इसको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्यों लिखा जाता है, खाली किलोमीटर क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वर्ग का मतलब है चारों ओर का। जब अपने गणित पढ़ते हैं तो गणित में भी तो ये होता है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का क्या सूत्र है, या फिर किस तरीके से आप ज्ञात करते हो, चारों भुजाओं का मान ज्ञात करते हो ना। तो उसी प्रकार इसकी जो चारों तरफ का जो क्षेत्रफल इसके अंदर काउंट होता है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32.8, और पूरी बात करें तो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और याद करें ऐसे 32,87,263। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ऐसे याद रखें दोनों का, भारत का पूछे तो 32,87,263, राजस्थान का पूछे, ये राजस्थान का है, राजस्थान का पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। सिंपल बात, बस ऐसे ही याद रखना, 32,87,263 और 3,42,239, 3,42,239 राजस्थान का, 32,87,263 भारत का, ठीक है। अब देखो, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का
2.4% है। ठीक है, और उसके बाद में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है, जिसकी स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, और समुद्र तट रेखा जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को शामिल किया जाता है, तो इसकी सीमा बनती है 7,516.6 किलोमीटर। तो अब आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि लक्षद्वीप समूह भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, तो आप क्या बताओगे? बताओ बताओ। पश्चिमी दिशा में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान रखो कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसका विश्व के क्षेत्रफल में कितना योगदान है? तो 2.4%। और विश्व के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है ना, भारत से 6 बड़े और देश हैं। और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200। स्थलीय सीमा की बात करें तो आप इसको इस तरीके से समझें। देखो, स्थलीय सीमा ये हुई, जैसे यहाँ देखो ये जो हरा हरा दिख रहा है ये सारा पानी है, और पानी जहाँ से अपने लगता है तो उसे कहते हैं तटीय सीमा। ठीक है ना, दो सीमाएं होती हैं, एक तो स्थलीय सीमा होती है और एक तटीय सीमा होती है। तो ये जो हरा हरा है ये तो सारा पानी है। अपन यहाँ से बात करें गुजरात से, और फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे फिर ऊपर जम्मू कश्मीर होते हुए यहाँ तक की बात करें, यहाँ ऊपर बांग्लादेश के पास से यहाँ तक, तो ये जो क्षेत्र है ये स्थल है। और स्थलीय जो सीमा है वो कितनी है? 15,200 है। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सम्मिलित करते हुए देखा जाए तो कुल जो तटीय सीमा है वो है 7,516.6 ठीक है, उसके बाद आगे देखो, भारत के उत्तर में एक नवीन वलित पर्वत है। तो आप सबको पता होगा भारत के उत्तर में एक हिमालय है, उसके बाद में इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। ठीक है, इसके मतलब इसके दक्षिण का जो भूभाग है वो उत्तर दिशा में क्या है? चौड़ा है, मतलब उत्तर की ओर चौड़ा है। जैसे आप देख लो उत्तर में चौड़ा ही है, देख लो आप, ये इसका दक्षिणी भूभाग हो गया, और उत्तर में क्या है? चौड़ा है। मतलब यहाँ पे वापस संकरा है, यहाँ पे संकरा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? चौड़ा है ना। दक्षिणी भाग जो है वो उत्तर में चौड़ा है। समझ गए इस लाइन का मतलब? समझे आप? दक्षिण का जो भूभाग है वो उत्तर की तरफ क्या है? चौड़ा है। यहाँ पे ये चौड़ा है। ठीक है, मतलब एक एक अर्थ जो अपने इम्पोर्टेंट शब्द है उनको समझते हुए चलना है। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। ठीक है, तो नीचे की तरफ जैसे आता है हिंद महासागर, हिंद महासागर कहाँ है पता आपको? ये रहा, ये रहा हिंद महासागर। तो जैसे 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद में जैसे जैसे नीचे आता है तो ये क्या हो जाता है? संकरा हो जाता है। और जैसे उत्तर की तरफ जाता है, मतलब मध्य उत्तर तक जाता है, तो ये भाग वापस चौड़ा रहता है। ठीक है, आगे देखो, इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये अपन बात कर चुके हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। देख लीजिए आप मैप के अंदर, ये रहा, ये मैं आपको यहाँ पे बता चुका, अरब सागर और लक्षद्वीप समूह, या बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये हिंद महासागर। ये आप अपनी बुक में बनाओगे ना तो आपके दिमाग में सेट रहेगा लाइफ टाइम तक। ठीक है ना, देखिए आगे, अक्षांश और देशांतर का विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री तक है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण की विस्तार की अपेक्षा कम है। ठीक है, आगे देखिए, पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार से कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। देखो, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये तो काम करती है स्थिति बताने की। ठीक है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं ये काम करती है समय बताने की। ठीक है ना, देशांतर रेखाएं समय बताने का काम करती है। जैसे अपन बात करें भारत की अक्षांशीय स्थिति कहाँ से शुरू होती है, तो मैंने आपको बताया था कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो जो 68 डिग्री 7 मिनट है वो आएगा यहाँ पे गुजरात में। कहाँ पे आएगा? गुजरात में आएगा। समझ में आया? 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में आएगा, और 97 डिग्री 25 मिनट आएगा असम के अंदर। यानी असम में सूर्योदय तो पूर्व में होता है। जैसे यहाँ से सूर्योदय हुआ तो यहाँ से सूर्योदय की किरण जब गुजरात पहुँचेगी तब
तो गुजरात का जो पश्चिमी बिंदु है ना, वहाँ तक पहुँचेगी ना, तो उसमें जो टाइम लगेगा वो लगभग कितने समय का अंतराल है, 2 घंटे का अंतर है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। इधर आ जाओ मैप में, इधर समझो, ये चीज़ें बहुत समझनी ज़रूरी है। पहली बात तो क्या की, पहली बात तो की कि भाई गुजरात और ये जो असम है इसके बीच में समय अंतराल कितना होगा, तो इसका समय अंतराल होगा लगभग 2 घंटे। ठीक है। उसके बाद में आपको कहा गया कि भारत की जो यामोत्तर रेखाएं हैं या फिर समय रेखा जो है वो कौन सी है, भारत की प्रमुख यामोत्तर रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो अपन ने देशांतर की बात की तो 82.5 पूर्वी देशांतर लगभग यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। जैसे ये रेखा है ना, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये पूरे विश्व की जैसे यामोत्तर रेखा है, उसी प्रकार प्रत्येक देश की एक रेखा बनाई गई है। उसी प्रकार भारत की एक है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत की प्रमुख यामोत्तर रेखा है, जिसे भारत के समय की गणना की जाती है। और वो कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से गुजरती है। और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नीचे कंप्लीट हो गया। अब इधर आ जाओ, भारत तथा विश्व। भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। तो ये अपन बात कर चुके। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। देखो यहाँ चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का कौन सा विस्तार है, दक्षिणी विस्तार है। एशिया क्या है, महाद्वीप है। और भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप की स्थिति में कहाँ पे है, तो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो भारत कहाँ है, दक्षिण में। एशिया के तो दक्षिण में, ग्लोब में कहाँ पे है, उत्तर में। ठीक है। और गोलार्ध की दृष्टि से देखा जाए तो भी किस दिशा में है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है ना। और एशिया का पूछा जाए तो याद रखना कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। इसीलिए मैंने कहा आपको ये मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। आगे देखो, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है और भारत में केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। इसका आप क्या प्रश्न है कि हिंद महासागर की महत्वता को स्पष्ट कीजिए। ये जो हिंद महासागर है वो पश्चिम के यूरोपीय देश और पूर्व के एशियाई देशों को मिलाने का केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखो ये यूरोपीय देश सारे, अगर इन देशों से अपने को व्यापार करना है तो हिंद महासागर से होते हुए इधर आना पड़ेगा। और ये जो पूर्वी एशियाई देश है इनसे अपने को कोई व्यापार करना है तो समुद्री मार्ग से हिंद महासागर में आके अपने साथ व्यापार करना होगा। ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से व्यापार का बिंदु है। व्यापारिक दृष्टि से भारत के लिए हिंद महासागर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ इसने ये भी दिया है कि भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। उसके बाद में यहाँ इतना कोई खास है नहीं। और नीचे अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच में 7,000 किलोमीटर कम हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। पहले क्या हुआ था आपको पता है, जैसे यूरोप से अपने को व्यापार करना था तो लोग यहाँ से आते थे, बेचारे बापड़े हवाई जहाज़ लेकर के यहाँ से होते हुए इतना इतना घूम के और यहाँ आते व्यापार करते थे। फिर लोगों को पता चला कि भाई साहब एक छोटा सा रास्ता तो यहाँ से भी तो जाता है, सिर्फ दिक्कत तो यहाँ वाले मैटर की है। तो फिर लोगों ने क्या किया, इस वाले मैटर को यहाँ पे जो भूमि थी जो थोड़ा सा अटक रहा था, बीच में पानी था, मतलब चारों तरफ पानी था लेकिन छोटी सी ज़मीन थी, उसको क्या कर दिया, बम से उड़ा दिया और स्वेज नहर का निर्माण कर दिया। तो अब यूरोप से अपने को भारत आना हो तो सीधा डायरेक्ट यहाँ से हवाई जहाज़ की उड़ान भरी, मतलब कहने का मतलब जो एरोप्लेन है पानी में चलने वाली, उसको लगाया और सीधा भारत। तो ये प्रश्न आपके बन सकता है कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ। स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में। और इससे भारत और यूरोप के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी कम हो गई, 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। तो आपको समझ में आ गया कि स्वेज नहर कहाँ है और क्या मैटर था। अब आइए आगे, विश्व में 7 बड़े देश। तो अपन ने देखा था कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है और विश्व के क्षेत्रफल में कितना याद रखता है,
2.4% योगदान रखता है। पागलों, अभी तो बताया मैंने 2.4%। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आइए, अब है भारत के सबसे बड़े 7 राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो याद रखने की ट्रिक क्या है? रखो, चाबी आभा के पास है। याद रखना क्या है? रखो, चाबी किसके पास है? आभा के पास है। ये अपनी ट्रिक है। रक्कू, चाबी किसके पास है? आभा के पास है। रक्कू से रूस, कैसे कनाडा, ऐसे अमेरिका। ठीक है। चा, चीन, बा ब्राज़ील, आ ऑस्ट्रेलिया, बा से हमारा प्यारा देश भारत। 2-3 बार इसको याद करें, कॉपी पे लिखें और दिमाग में सेट कि भारत के मतलब विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश 7 देशों के नाम मेरे को याद है। अपने दोस्तों को सुनाए, बार बार सुनाए, दिमाग में सेट कर लें। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए आगे। ये मैप भी आपको अपनी कॉपी में बनाना है। भारत का मैप बनाए, कोई बात नहीं, आपको जैसे बने वैसे बनाओ। ठीक है। फिर आप इसमें ये देखोगे कि कहाँ पे भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देखो, ये इसमें पूरा अच्छे से बताया गया है कि भारत का मैप जो है, इसमें ये अपना यहाँ इस तरफ देखो, यहाँ पे ये 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। तो बताओ, यहाँ पे तो असम है, ठीक है, पूर्व में, और यहाँ पे पश्चिम में क्या है? गुजरात। दोनों के बीच में समय अंतराल कितना है? 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का समय अंतराल है। ठीक है ना। और फिर अपन बात करें यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट। कितने डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट की। तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बताओ। इंदिरा पोल, जो कब जलमग्न हो गया था? 2004 की सुनामी में। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। उसके बाद में देखो, पूर्व में ये रही बंगाल की खाड़ी, ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये रहा अरब सागर, ये रहा लक्षद्वीप समूह, और यहाँ रहा दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर, जो व्यापारिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान प्रदान करता है। फिर मैंने बताया था मानक यामोत्तर रेखा भारत की 82.5 डिग्री। ये देखो, 82.5 डिग्री। ठीक है। और कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से गुजरती है। यहाँ तक याद हो गया। फिर देखो, यहाँ हो गया। फिर पड़ोसी देश देख लीजिए। ये इधर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर नेपाल, फिर ये भूटान, फिर ये बांग्लादेश, फिर म्यांमार, और फिर एक और देश रह गया। कौन सा? इसमें नहीं दिया हुआ है, मालदीव। ठीक है ना। तो ये मैप आपको बनाना है और इसको याद करना है कि हमारे को कौन कौन सी चीज़ें याद करनी हैं। तो आपको इस तरीके से एक मैप बनाना है। मैप बनाने के बाद में आपको क्या करना है? ये सारी चीज़ें लिखनी है, जिससे आपको याद रहे कि हमने क्या पढ़ा है। फिर आगे देख लीजिए, ये एक मैप है। इस मैप को आसानी से समझें, मतलब आपको देखना है, कोई टेंशन नहीं लेनी ज़्यादातर। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना, स्वेज नहर। स्वेज नहर बताऊँ आपको? ये रही स्वेज नहर, लाल सागर से जुड़ी हुई। ठीक है ना। लाल सागर और अरब सागर के बीच में बनी हुई स्वेज नहर, जो क्या करती है? भारत के साथ में कितने किलोमीटर का रास्ता कम हो गया था? अरे 7,000 का हुआ था ना। देखो कितना है, 7,000 ही तो है ना। हाँ बिल्कुल, 7,000 है। और ये हिंद महासागर, यहाँ पे देखो, इधर से व्यापार करना हो जापान से टोक्यो होते हुए बैंकॉक, तो मतलब यहाँ आ गए। फिर यहाँ से इस रास्ते से होते हुए हिंद महासागर से फिर बम्बई जा सकता है, फिर इधर कोलकाता जा सकता है। ठीक है। और इधर जो अपने पश्चिमी यूरोपीय जो देश है, यहाँ से व्यापार करना हो तो फिर यहाँ से डायरेक्ट मुंबई भी आ सकते हैं। और जिन देशों को यहाँ पूर्वी एशियाई देश हैं उनको करना हो तो वो डायरेक्ट यहाँ से सीधा अरब सागर से होता हुआ यहाँ फिर यहाँ। तो इस तरीके से इस मैप को समझे। देखें, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसको सिर्फ देखना। अपनी किताब है ना, प्यारी सी किताब, उसके अंदर ऐसे आंखें फाड़ के देखिए कि भारत में कौन सा देश कहाँ पे है। चीन यहाँ पे है, तिब्बत यहाँ पे है, नेपाल यहाँ पे है। फिर भारत में ये देखो कहाँ कहाँ से ये हवाई व्यापार मार्ग बनाए हुए हैं। जापान से थाईलैंड, थाईलैंड से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, फिर दिल्ली से ईरान, इस तरीके से। ठीक है। अब आ भाई देखिए, ये देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग की लाइनें दी हुई है, वायु मार्ग और समुद्री मार्ग। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये पुराने आंकड़े हैं, ये तो आपके पूछा नहीं जाएगा। आगे देखिए अभी बदल गए हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे भारत की
भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती है, और उत्तर में चीन और नेपाल और भूटान के साथ लगती है, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में लगती है। तो दिक्कत कोई बात नहीं, इधर आ जाइए, वापस समझा देता हूँ। उत्तर में तो किससे लगती है? पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में अपना एक तो ये पाकिस्तान आ गया, ठीक है ना, अपना नहीं है, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान आ गया। इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अफगानिस्तान, फिर इधर चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है, फिर श्रीलंका और फिर मालदीव, श्रीलंका और मालदीव। अब आगे देखेंगे, सन 1947 में पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, एक तो प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेजी अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर किया जाता था। देखो इसको समझो, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, इससे पहले क्या होता था कि जो प्रांत, मतलब भारत प्रांत और रियासत में विभाजित था, और प्रांत में जो शासन करता था वो तो वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी होता था, और रियासतों पर शासन स्थानीय शासक करते थे, स्थानीय राजा करते थे, और इन्हें शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। ठीक है, इस पर इतना लोड नहीं लेना। फिर इधर आ जाइए मैप के अंदर, और इस मैप से अपने को समझना है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं। बढ़िया तो ये होगा, आप इसको भी बनाओ, अपने हाथ से बनाओ, और सारी की सारी चीज़ें लिखो कि अफ़गानिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, नेपाल कहाँ है, चीन कहाँ है, भूटान कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है, म्यांमार कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, मालदीव कहाँ है, अरब सागर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है। ये सारी चीज़ें लिखोगे तो आपके दिमाग में रहेगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, भारत के राज्य कितने हैं, फिर कर्क रेखा कितने से गुजरती है। ये चीज़ें जब आप ये मैप अपने हाथ से बनाओगे और अपने हाथ से कोशिश करोगे तब समझ में आएगा। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के अंदर से जो कर्क रेखा है वो भारत को दो भागों में विभाजित करती है, और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उनकी ट्रिक कुछ इस प्रकार से, अगर यहाँ से आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से लगभग 47 किलोमीटर के आसपास है, और फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और उनकी ट्रिक भी मैंने इस तरीके से बना रखी है कि मित्र, ये ट्रिक क्या है पहले इसको देखना। मित्र पर गमछा झार, एक मित्र था उसके ऊपर गम का झार बह गया, ठीक है ना। तो मित्र से मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, रे से राजस्थान, गे से गुजरात, और म से मध्य प्रदेश, और छा से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। इसको 2-3 बार दोहराओगे तो आपको ये याद हो जाएगी, और याद करना भी ज़रूरी है कि भारत के अंदर जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि अर्थात उसे मन्नार की खाड़ी है, और मालदीव लक्ष्य द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। इधर आ जाओ, ये श्रीलंका है और यह भारत है। तो इन दोनों के बीच में एक रास्ता है जो दोनों को जोड़ता है, उसका नाम क्या है? पाक जल संधि। कतई यह मत भूलना, ये पूछ लिया जाए कि पाक जल संधि किन देशों के मध्य है। भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल। तो अपना ज़्यादातर पाक नाम सुनते पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, लेकिन नहीं, ये गलत है। पाक जल संधि भारत और किसके मध्य है? श्रीलंका के मध्य है, जिसे अन्य मन्नार की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा इसने कहा है कि मालदीव जो है वो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये रहा लक्षद्वीप समूह, और लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में क्या स्थित है? मालदीव स्थित है। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे सीधे प्रश्न भाई, प्रश्न करने के लिए तैयार हैं? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से नहीं गुजर। ट्रिक पे जाओ सीधा। कौन सी? मित्र पर गमसा झार। ठीक है, तो उड़ीसा हो गया। फिर है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूर्व में कौन सा है रे? असम के अंदर। गुजरात में तो कौन सा हो गया? 68 हो गया। तो ये हो गया 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है भाई? नेपाल को। यहाँ जाइए आप, यहाँ पे आपको नेपाल देखने को मिलेगा। ये रहा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारी किसे छू रही है? तो ये छू रही है अपने को नेपाल में। फिर है ग्रीष्म काल में आप यदि कवरंती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश जाएंगे? लक्षद्वीप। कवरंती लक्षद्वीप की राजधानी है। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन से देश से होंगे? भूटान की लगती है, बांग्लादेश की पूर्व के अंदर लगती है, नेपाल की ऊपर उत्तर में लगती है, तजाकिस्तान की नहीं लगती, क्योंकि ये अपन ने सुना नहीं है। तजाकिस्तान उत्तर पड़ता है पाकिस्तान के पीछे। वो बोलता है ना, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, तो उसकी तरफ। अब देखिए निम्नलिखित उत्तरों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। देखो ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे जो बच्चे 9th क्लास में और जो बड़े हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप समूह? अरे पागलों फटाफट बता दो। और दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हैं? दक्षिण में तो कौन सा द्वीपीय देश है? मालदीव है भाई साहब। दक्षिण के अंदर कौन सा? एक मालदीव है, वो दक्षिणीय द्वीपीय देश हो गया। और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तो सीधा ऊपर जाओ, कुछ नहीं करना, इस मैप में जाना। बंगाल की खाड़ी में कौन सा है द्वीप? अंडमान निकोबार द्वीप। और दक्षिण अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप। तो ये दोनों द्वीप के नाम लिखने हैं। और देश का नाम पूछे तो दक्षिण में कौन सा हो गया? मालद्वीप और श्रीलंका। क्योंकि श्रीलंका तो द्वीप है ना, जिसके चारों तरफ, वह क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और वह क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। कमेंट में बताइए क्या भारत प्रायद्वीप है या नहीं? समझ में आया? सभी लोग कमेंट में बताओगे कि भारत प्रायद्वीप है या नहीं। अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। आगे देखिए, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में बड़े। मैं ऑलरेडी आपको ट्रिक बता चुका हूँ। ट्रिक लिख के आप उत्तर लिख दो। फिर है हमारे उत्तर पश्चिम उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। बिल्कुल आपको मैप में दिए हुए हैं, आराम से देख के लिख सकते हो। उत्तर पश्चिम में कौन कौन से हैं? जैसे ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया। और उत्तर पूर्व में कौन कौन से हैं? जैसे चीन है, नेपाल है, भूटान है, ये हो गए। ठीक है, उसके बाद में है भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, नाम बताइए। बिल्कुल ऑलरेडी ट्रिक बताई जा चुकी है आपको। ठीक है, सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों की घड़ी एक ही समय दर्शाती है? तो मैं ये आपको समझा चुका हूँ कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका काम होता है स्थिति बताना, और जो देशांतर रेखाएं हैं उनका काम होता है समय बताना। तो जो पूर्वी देशांतर है और जो पश्चिमी देशांतर है उन दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री देशांतर का फर्क है। और 1 डिग्री जो देशांतर है वो लगभग 4 मिनट का अंतराल बताता है। तो आप जब 30 × 4 करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 0, 4×3 = 12, 120। और 6, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 6 करोगे तो कितना होएगा? 120, लगभग कितने? 2 घंटे। तो 2 घंटे हो गए ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारी शक्लें देख के मेरे को पता चल रहा है कि आपको समझ में नहीं आया है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो ये जो तीसरा पर्सन है ये कह रहा है कि सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में और गुजरात के पश्चिमी भाग में अपेक्षाकृत 2 घंटे का अंतर क्यों होता है? तो वो अंतर इसलिए होता है क्योंकि अपन ने इसके अंदर पढ़ा था कि पूर्वी देशांतर जो है, जो गुजरात से लेके असम तक है, उनके अंदर क्या है? 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। कितने डिग्री देशांतर का अंतर है? 30 डिग्री देशांतर का अंतर है।
और 1 डिग्री जो देशांतर होता है वो बराबर 4 मिनट बताता है। ठीक है, 30 इंटू आप 4 करोगे तो लगभग आपके जो आंसर आएगा 120 डिग्री आएगा, 120 मिनट आएगा नहीं। ठीक है ना, तो 120 मिनट में कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए, इसलिए ये बताता है। ठीक है ना। आगे देखिए, हिंद महासागर को भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ होते हैं? तो यह मैं आपको बता चुका हूँ। पूर्वी एशियाई देश है, उनको व्यापार करना हो तो हिंद महासागर से वो कराना पड़ेगा, और पश्चिमी यूरोपीय जो देश है तो उनको भी व्यापार करना हो तो हिंद महासागर से होकर के गुजरना पड़ेगा। और भारत के लिए हिंद महासागर व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आप अपने शब्दों में बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानचित्र कौशल। मानचित्र आपने बनाया है तो ये चीज़ें बड़ी अच्छे से आपके दिमाग में आएगी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप ऑलरेडी बता चुके। भारत उप महाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? ये जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं वो सारे देश आ जाएंगे। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? ट्रिक काम में ले लेना। भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिण शीर्ष बिंदु कौन सा है? दक्षिणी शीर्ष बिंदु इंदिरा पोल। कब समाप्त हो गया? 2004 में सुनामी के कारण। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। चुपचाप बता देना नहीं तो कान पे पड़ेगी एक। फिर है अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश कौन सा हो गया? सबसे दक्षिण में कौन सा है? ठीक है, फिर भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर गुजरात वाला और असम वाला। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य ये आपको मैं बता देता हूँ। सबसे लंबी तट रेखा, तट रेखा किसे कहते हैं भाई साहब? जो किससे लगती हो? पानी से लगती हो। तो यहाँ आप देखोगे तो तट रेखा सबसे लंबी किसकी दिख रही है? आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की तो नहीं है, आंध्र प्रदेश की लंबी है, फिर तमिलनाडु की कम है, कर्नाटक महाराष्ट्र की भी है। नंबर सबसे ज़्यादा किसकी लग रही है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, और फिर देखो, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि। और भारत के केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर। ठीक है, फिर पुदुचेरी। ये अपने ये अपने केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई वो कमेंट में लिखें, उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना करके समझाया जाएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। धन्यवाद।